गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गैसेस इन लिक्विड पढ़ा था, जिसको मैंने हेनरी लॉ बताया था। तो हेनरी लॉ हमने पढ़ लिया था, और हेनरी लॉ का बेसिकली मीनिंग क्या है? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में किस तरीके से होती है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हमने देखा था कि किसी भी गैस की सॉलिबिलिटी जो लिक्विड में होती है किसी गिवन टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? प्रेशर के। किस प्रेशर पे उस गैस को डिजोल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? X। X इज नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड फेज में उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा जितना ज्यादा हम उसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट डाला था हमने। तो क्या फॉर्मूला बना था? P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, वेयर KH इज द हेनरिच कांस्टेंट बोलते थे इसको, और X हमारे लिए क्या हो जाता था? मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी? लिक्विड फेज में बढ़ेगी। तो बस ये सिंपल सा है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। हिंदी लॉ के क्वेश्चंस लगभग आते ही नहीं है कभी, है ना। तो बस थोड़ा सा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? KH इंटू एक्स। एक्स क्या रहेगा? मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में। और ग्राफ की अगर बात करो तो प्रेशर वर्सेज एक्स का ग्राफ अगर देखोगे तो कैसा आएगा? y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हमने हेनरी कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ा था कि KH क्या होता है। तो KH का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कि KH क्या क्या है। तो KH की वही यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, अलग अलग गैस के KH की वैल्यू भी क्या होती है? अलग अलग। थर्ड पॉइंट, KH की वैल्यू किसी सेम गैस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। तो अगर KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से KH की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा? कम हो जाएगा ना। तो जिस गैस के KH की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड में क्या होती है? उतनी ही कम होती है। तो KH की वैल्यू हायर होगी तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा? कम होगा। मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कह सकते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल KH के, ठीक है। और उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैंने लगवाया था उसके ऊपर, है ना। तो खास JEE 2009 का ही क्वेश्चन था ये। तो मैंने बताया इतना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एग्जाम में आता नहीं है, कभी कभी पूछ लिया है क्वेश्चन इसके ऊपर, ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मैंने बताया था, आपको समझा दिया था किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लिया था हमने। ये जो हमारा जो भी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाला था नाइट्रोजन गैस का, ऊपर मोल आता है, ध्यान रखना है जो भी मोल फ्रैक्शन आता है। तो क्वेश्चन में शायद उसने 10 मोल के लिए बोला था, तो बस इसको हमने 10 से क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर आ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया था अपना, न्यूमेरिकली देख लिया था हमने। और प्रैक्टिस आप करना है तो बुकलेट से लगा सकते हैं क्वेश्चंस, मैंने शेड्यूल में डाला है ना क्या क्या लगाने हैं। और लिमिटेशंस की बात कर लें, लिमिटेशन और एप्लीकेशन की। तो लिमिटेशन क्या था कि प्रेशर गैस का बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। गैस हाईली सॉल्युबल भी नहीं होना चाहिए वाटर के अंदर। और अगली चीज कि गैसेस शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन उसको सॉल्वेंट के साथ नहीं दिखाना है, ना ही एसोसिएशन हो उसके अंदर, ना ही कोई डिसोसिएशन हो सॉल्वेंट के अंदर। और एप्लीकेशन पे बताया था मैंने CO2 का कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे सॉलिबिलिटी। एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं मोर कंफर्टेबल होते हैं किसमें? कोल्ड वाटर में, क्योंकि उस समय सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? कोल्ड वाटर में लो टेम्परेचर पे हाइयर होती है, ठीक है। और भी मैंने बताया था एनोप्सिया करके बीमारी हो जाती है पहाड़ों पे रहने वाले लोगों में, है ना। ब्लड में ऑक्सीजन उतना ज्यादा अच्छे से नहीं मिला होता। तो ये सब कुछ इसके क्या है? एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो आज हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, है ना। ये हमारा हेनरी लॉ कंप्लीट हो गया, और हेनरी लॉ के बाद आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों को बस एक दो चीजें बची हैं, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। तो बस मैं उसे भी पढ़ा के खत्म ही करता हूँ। अब देखिए, इमिसिबल लिक्विड्स, है ना। हमने मिसिबल लिक्विड्स पढ़ लिया ना, एक छोटा सा ही टॉपिक है ये, इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स में क्या होते थे? दोनों लिक्विड्स मिल जाते थे। इमिसिबल लिक्विड्स में क्या होगा? दोनों लिक्विड्स आपस में मिक्स अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का मीनिंग क्या समझ रहे हो? ऐसे दो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं हो गए उनको क्या बोलते हैं हम लोग? इमिसिबल लिक्विड्स। हमने लिक्विड्स, मिसेबल लिक्विड्स हमने पढ़ लिया था, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इमिसिबल लिक्विड्स। छोटा सा ही टॉपिक है ये भी, देखो क्या होता है इसमें। लिखवा दो थोड़ा सा पहले, इसमें हम लोग लिख लेते हैं दिस टाइप ऑफ लिक्विड will not mixed with each other, mixed with
ईच अदर। ठीक है, ये लिक्विड्स आपस में मिक्स होने वाला नहीं है। एंड और इसका यूज क्या है, ये कब यूज किया जाता है, एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट, impurities from organic liquid, ठीक है, तो ध्यान रखना ये ऐसा लिक्विड जो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं, है ना, दिस टाइप ऑफ लिक्विड विल नॉट मिक्स विथ ईच अदर, आपस में मिक्स नहीं होते हैं। और इसका यूज क्या है, यूज्ड टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऑर्गेनिक लिक्विड। क्यों यूज किया जाता है अभी मैं समझा रहा हूँ इसे, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है ना, तो अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे कम होता है। तो इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब पहले समझिए, ऐसा लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, और ये किस काम में यूज होता है, इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक लिक्विड्स की निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा आगे थोड़ा सा और समझते हैं। न्यूमेरिकली इसमें थोड़ा सा समझना है कैसे लगेगा क्या होगा, तो मैं लिख रहा हूं व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड, जब दो लिक्विड्स को हमने मिक्स किया इन सच ए वे दैट दे डू नॉट, that when two liquids are mixed in such a way that they do not mix at all, अगर वो दोनों मिक्स नहीं होंगे, देन अगर मुझसे पूछ ले कि बताइए टोटल प्रेशर कितना होगा उसकी वजह से, है ना, जब दोनों लिक्विड मिक्स नहीं हुए तो टोटल प्रेशर, तो अगर राउल्स लॉ याद हो तो राउल्स लॉ में हमने दोनों मिसेबल लिक्विड्स के लिए पढ़ा था। अगर इमिसेबल लिक्विड हो जाएगा ना, तो व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड इन सच ए वे दैट डू नॉट मिक्स एट ऑल, दोनों अगर मिक्स नहीं होंगे, और पी टोटल की बात करें तो राउल्स लॉ के हिसाब से तो पी टोटल हम लोग ये लिखेंगे पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और राउल्स लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा था कि पी ए आपको निकालना है कभी, तो पी ए किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी ए किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। चूंकि ये लिक्विड्स तो दोनों लिक्विड्स, ये जो दो लिक्विड्स हैं ये मिक्स ही नहीं हुए हैं ना, डू नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं हुए ना। अगर ये मिक्स ही नहीं हुए हैं तो क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं। मान लो ये लिक्विड ए है और ये क्या है, लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी को लेके हमने एक अलग कंटेनर के अंदर डाल दिया, और दोनों लिक्विड आपस में अगर ये मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, डू नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से कितना वेपर प्रेशर आता है, हम लोगों ने पढ़ा है पी नॉट ए, लिक्विड ए की वजह से। और लिक्विड बी की वजह से वेपर प्रेशर कितना आता है, पी नॉट बी। ये प्योर फॉर्म में इसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए, प्योर फॉर्म में लिक्विड बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी। और जब दोनों को हम लोग मिक्स कराते थे, तो मिक्स कराने के बाद इस सॉल्यूशन का अगर मुझसे वेपर प्रेशर पी पूछता था, तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला होता था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता था, ये राउल्स लॉ के हिसाब से। तब ये होता था जब दोनों मिसेबल होते थे, और पी नॉट ए को इंटू एक्स ए को पी ए लिखते थे, और पी नॉट बी एक्स बी को क्या लिखते थे, पी बी। तो वही मैंने लिखा है पी ए प्लस पी बी के बराबर तो होगा टोटल, और पी ए बराबर पी नॉट इंटू एक्स ए होता है राउल्स लॉ के हिसाब से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन चूंकि ये मिक्स ही नहीं हुए, अगर ये मिक्स नहीं हुए तो मिक्स नहीं होंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी ना। अगर मान लो दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हुए, तो लिक्विड ए अपना अलग से पड़ा है, लिक्विड भी अलग से पड़ा है, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन पूरा का पूरा 1 होगा, और इसका भी मोल फ्रैक्शन पूरा का पूरा क्या रहेगा, 1। क्योंकि ये मिक्स ही नहीं हुए, तो एक्स ए और एक्स बी की तो वैल्यू की बात ही नहीं होगी ना कोई। तो पी ए बराबर पी नॉट इंटू अगर एक्स ए अप्लाई करो तो एक्स ए की वैल्यू कितनी, 1। तो एक्स ए अगर 1 हो जाएगा तो हमारा पी ए किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए आ जाएगा। तो देखो उसके प्योर के बराबर ही आ जाता है, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हुआ है ना। और इसी तरह से अगर पीबी के ऊपर भी अगर हमने राउल्स लॉ के हिसाब से देखा, तो पीबी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। लेकिन क्या बी ए के साथ मिक्स हुआ है क्या, नहीं, लिक्विड ए अलग है, लिक्विड बी अलग है, तो इसका पूरी तरह से ये भी प्योर फॉर्म में है, ये भी पूरी तरह से क्या है, प्योर फॉर्म में। तो जब चीजें प्योर फॉर्म में होती हैं, तो मैंने बताया आपको कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या होता है, प्योर फॉर्म में अगर बात करो तो किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि अब ये मिक्स तो हो नहीं रहे, तो इसका मतलब ये भी प्योर रह गया, ये भी प्योर रह गया, तो एक्स ए की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और एक्स बी की भी वैल्यू क्या रहेगी हमारे लिए, 1। तो पी बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसके पी नॉट बी। तो मतलब जो लिक्विड प्योर फॉर्म में दोनों रहेंगे, और दोनों अपने पी नॉट ए और पी नॉट बी के बराबर ही वेपर प्रेशर डेवलप करने वाले हैं। तो अगर मुझसे अगर पूछ लिया जाए कि पी टोटल बताइए कितना हो गया, तो पी टोटल पी ए प्लस पी बी था, तो पी ए प्लस पी बी को मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। तो देखो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी दो इमिसेबल लिक्विड्स हैं
तो उनका जो टोटल वेपर प्रेशर आता है वो किसके बराबर होता है, दोनों के डायरेक्ट सम कर दिया जाता है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। जबकि अगर मिसेबल लिक्विड होता था तो क्या होता है, मिसेबल लिक्विड के लिए क्या फॉर्मूला आता था, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये जब मिसेबल होते थे तब। और इमिसेबल लिक्विड रहेगा तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो डायरेक्ट दोनों का क्या कर दो, सम कर दो प्योर फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब देखो, अब अगर ये पी नॉट ए और पी नॉट बी, अब इस पे न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम्स उसको मैं समझा रहा हूँ। देखो पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी तो लिख ही सकते हैं। अगर मुझे मान लो मोल्स दे दिया है कि ए के लिक्विड ए के कितने मोल्स में डालना हूं, तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये जो प्रेशर होता है इनका जो वेपर बनेगा, जो वेपर यहाँ पे इकट्ठा होगा उसके अंदर जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर कैसे निकालूंगा मैं, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी मोल्स ऑफ ए इंटू आर इंटू किस टेम्परेचर पे डाला जा रहा है, किस वॉल्यूम में डाला जा रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा उसका प्रेशर। तो हम लोग पी नॉट ए के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी के लिए, क्योंकि वेपर फेज में जब जाओगे तो वेपर फेज में तो केवल गैस होता है ना, और गैस के ऊपर तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में निकालना है तो उसका मोल्स, देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं मोल्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में रहेगा ना उसका वेपर जो भी बनेगा। तो पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी, और इसी तरीके से पी नॉट बी अगर कोई पूछे तो किसके बराबर होगा, एन बी आर टी अपॉन वी। ठीक है, तो न्यूमेरिकली जो भी फॉर्म क्वेश्चन आते हैं बस एक फॉर्मूला देख लो, पी नॉट ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन बी, पी नॉट बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन बी। और अगर दोनों का हमने रेशियो ले लिया, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एन ए आर टी अपॉन वी अपॉन एन वी आर टी अपॉन वी, क्योंकि सेम वॉल्यूम में मिक्स, सेम वॉल्यूम पे जिसमें भी डालोगे उस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स रहेगा ना, टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पे करोगे, आर भी फिक्स है, तो ये बराबर किसके आ जाएगा आपका एन ए अपॉन एन बी। और एन ए अपॉन एन बी को भी हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ अनमोलर मास होता है तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख सकते हैं, इंटू इसका क्या लिखोगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो एम बी को मैं ऊपर भेज देता हूँ, और जिसे हम लोग और देखना चाहें ढंग से तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू सीधा हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, तो ये बेटा ये फॉर्मूला हर इमिसेबल लिक्विड के जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे इसी फॉर्मूले से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे न्यूमेरिकल भी लगाता हूँ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी ले लूंगा एक दो। हर न्यूमेरिकल टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर। और अगर आपको न्यूमेरिकली हमसे मास पूछता है कि कितना किसका मास होगा, या मोलर मास किसी का पूछता है उस ऑर्गेनिक लिक्विड का जो डाला गया है, तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इमिसेबल के लिए केवल ये दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ पा रहे हैं हम लोग इमिसेबल में क्या है। और थोड़ा सा और अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो देखो, जो टोटल प्रेशर का हमारा फॉर्मूला आया है, क्या आया टोटल प्रेशर, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये किसके लिए आया हमारा, इमिसेबल लिक्विड के लिए। ये हमारा किसके लिए आ गया, इमिसेबल लिक्विड अगर है तो। ठीक, और अगर बात करूं मैं मिसेबल लिक्विड की, तो मिसेबल लिक्विड के लिए पी टोटल का फॉर्मूला किसके कैसे आता था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये किसके लिए होता है, मिसेबल के लिए। ठीक है, अगर मिसेबल लिक्विड्स हैं दोनों, तो दो मिसेबल लिक्विड का फॉर्मूला क्या आता था, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो मुझे बताओ ये जो पी टोटल आता था, ये मैंने आपको बताया था, ये जो पी टोटल आता है, ये पी टोटल जो मिसेबल लिक्विड का आता है, इट विल बी ऑलवेज इन बिटवीन द लोअर एंड हाइयर। हमने अगर बी को कम वोलाटाइल मान लिया तो पी नॉट बी से बड़ा होगा, और ए को ज्यादा वोलाटाइल मान लिया, ये मान लो लेस वोलाटाइल। लेस वोलाटाइल सब्सटेंस से तो ज्यादा होता है, और मोर वोलाटाइल वाले से क्या होता है, ये मोर वोलाटाइल वाले से कम होता है और लेस वाले से ज्यादा। मतलब ये पीटी की जो वैल्यू आती है मिसेबल लिक्विड्स के लिए, ये पी नॉट बी और पी नॉट ए के बीच में आती है, और यहाँ पे जो पीटी की वैल्यू आ रही है वो दोनों के सम के बराबर आ रही है। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, मिसेबल लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा कि इमिसेबल लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। तो यहाँ से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जो इमिसेबल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर टोटल बनने वाला है, ये दोनों के डायरेक्ट जोड़ने से बनने वाला है, और जो इनका वेपर प्रेशर आता है मिसेबल लिक्विड्स का, वो इन दोनों वैल्यू के क्या आता है, बीच में।
तो जाहिर सी बात है इमिसेबल लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा मिसेबल लिक्विड के वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि ये डायरेक्ट इन दोनों का सम है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकता हूं मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 200 है, तो टोटल जो लिक्विड बनेगा है ना, जो मिक्सर हम लोग बना रहे हैं, तो उसका इसका 100 है, इसका 200, तो मिलते वक्त उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 300। 100 और 200 मिलके कितना, 300। मतलब वेपर प्रेशर कहने के लिए क्या बोला जाए, बढ़ जाता है। तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है किसी सब्सटेंस का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाएगा ना। क्योंकि अगर वेपर प्रेशर बढ़ा दिया तो हमको तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बढ़ाना है, तो अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने का मतलब कि लो टेम्परेचर पे ही इमिसेबल लिक्विड्स क्या होने लगते हैं, बॉइल्ड होने लगते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है था मैंने, है ना, यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऑर्गेनिक लिक्विड। तो दो ऑर्गेनिक लिक्विड को अगर मिक्स कर दिया, उस लिक्विड से हमको इम्प्योरिटीज को निकालना है, तो वो कम टेम्परेचर पे ही बॉइल्ड होने लगेगा, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ओवरऑल वेपर प्रेशर तो क्या हो गया, बढ़ गया हमारा। ठीक है, तो इसको मैं बस लिखवा देता हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सिंस, यहां लिख देता हूं मैं, सिंस टोटल वेपर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया ना। सिंस टोटल वेपर प्रेशर इज हायर, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, हायर हो गया है, पहले से बढ़ चुका है टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि ये डायरेक्ट दोनों का सम है। सिंस टोटल वेपर प्रेशर इज हायर, सो बॉइलिंग पॉइंट लोअर। अगर वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। दैट इज इमिसेबल लिक्विड सॉल्यूशन, दैट इज इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन will boil at lower temperature which is smaller, या at temperature करो, liquid solution will boil at temperature which is smaller than boiling point of individual solution। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, चूंकि टोटल वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है हमारा। टोटल वेपर प्रेशर पहले से क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि दोनों के जोड़ के बराबर था। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन विल बॉइल एट टेम्परेचर विच इज स्मॉलर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन। अलग अलग सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पे बॉइल्ड हो रहे थे ना, मतलब मान लो ये 100 पे हो रहा था, ये 200 पे हो रहा था, इसका 100 लिया था, 100 मान लो इसका वेपर प्रेशर, मान लो इसका 200, तो टोटल अब मिला के कितना हो गया, 300। तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो अब इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। अब कम टेम्परेचर पे वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉइल्ड हो जाएगा। और अगर वो कम टेम्परेचर पे बॉइल्ड हो गया तो आराम से हम लोग इम्प्योरिटी को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स का बस यही कॉन्सेप्ट है, थियरी में इतना ही देखना है, और न्यूमेरिकली में आपको 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। तो बस बेटा यही ध्यान रखो कि मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और किसके लिए काम आता है, इम्प्योरिटीज ऑर्गेनिक लिक्विड के अलग करने के काम आता है। ठीक है, और जब दोनों लिक्विड अगर मिक्स नहीं होंगे तो पी टोटल जो आएगा वो दोनों के डायरेक्टली क्या होगा, वह प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। और अगर कभी मास वगैरह हमसे पूछ ले कि किसका कितना मास होगा, तो उसके लिए दोनों का बस क्या कर दो, समझाया मैंने, P0A बाई P0B ले लो रेशियो, और इसके बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल इसके ऊपर प्रॉब्लम में 1-2 सॉल्व करवा देता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। चलो, तो न्यूमेरिकली देख लेते हैं मिसेबल लिक्विड्स के प्रॉब्लम कैसे न्यूमेरिकली लगाने हैं। 2 ही चीज़ें ध्यान रखो, इमिसेबल लिक्विड का जो पी टोटल आता है प्रेशर, वो किसके बराबर आता है, P0A प्लस P0B, दोनों प्योर लिक्विड के सम के बराबर। और एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, P0A अपॉन P0B बराबर किसके होता है, WA अपॉन WB इंटू इसका मोलर मास नीचे गया होता तो MB अपॉन MA। बस, तो इन्हीं 2 फॉर्मूले से ही सारे प्रॉब्लम इसके ऊपर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे अब मैं न्यूमेरिकली दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है आपको। एक प्रॉब्लम लेता हूँ, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड ए। देखो ऑर्गेनिक लिक्विड ए आया, बताए ना, ये ऑर्गेनिक
इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड ए एंड वाटर, वाटर डिस्टिल्ड अंडर 1 atm प्रेशर, अंडर 1, ये आपके बुकलेट में क्वेश्चन है, ठीक ना, सेक्शन में देख सकते हैं, है ना, बुकलेट का ही क्वेश्चन है ये। अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड ए एंड वाटर डिस्टिल्ड अंडर 1 atm प्रेशर एट 99.2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो वाटर तो बॉइल्ड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ना, लेकिन ये देखो ये किस पे करा रहा है, 1 atm प्रेशर और 99.2, पहले से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 100 से कम ही वैल्यू पे वो बॉइल्ड होने लगेगी चीज, है ना। तो हमसे बोल रहा है एक ऑर्गेनिक लिक्विड है और वाटर है जिनको डिस्टिल किया जा रहा है अंडर 1 atm प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। आगे हमें बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्टीम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्टीम will be condensed to obtain 1 gram of liquid, A in distillate, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बस ये दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 99.2 डिग्री सेंटीग्रेड इज, देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता अगर ये, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg, लेकिन अब टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी थोड़ी सी क्या रहेगी, कम, इज 739 mm ऑफ Hg एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैपिटल ए, मतलब जो ऑर्गेनिक लिक्विड है कैपिटल ए उसका कितना दिया ऑर्गेनिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट 123 दिया है। तब देखो कैसे करोगे, एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक लिक्विड ए एंड वाटर, मिक्सचर किसका, ऑर्गेनिक लिक्विड ए का है और वाटर के साथ उसको मिक्स किया गया है। तो अभी मैंने बेटा ये बताया आपको कि इट इज यूज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम ऑर्गेनिक लिक्विड्स, है ना, तो उस ऑर्गेनिक लिक्विड से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए ही काम आएगा ये। तो ऑर्गेनिक लिक्विड एंड वाटर डिस्टिल अंडर 1 atm प्रेशर एट दिस टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ये लिया है और कितने atm प्रेशर पे उसे किया जा रहा है 1 atm प्रेशर के ऊपर, ठीक है। बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्टीम विल बी कंडेंस, मतलब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्टीम, मतलब हमसे बेसिकली ये वाटर का वेट पूछना चाहता है ना, कि वाटर का कितना मास होगा, विल बी कंडेंस टू ऑब्टेन 1 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, ये किसका वेट दे दिया, लिक्विड ए का वेट दे दिया इन डिस्टिलेट मैंने आपको बताया था जो वेपर है ना उसको इकट्ठा करके जब पानी लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करते तो उसको डिस्टिलेट बोलते हैं। और वेपर प्रेशर वाटर का दिया है दिस एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। अब जो दिया है उसे लिख लो पहले, देखो जो दिया है इन्फॉर्मेशन उनको लिखते हैं। कितने प्रेशर पे किया जा रहा है 99.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और प्रेशर कितना 1 atm प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर हमें पता हो गया कि टोटल प्रेशर कितना हो गया उसका 1 atm प्रेशर पे काम किया जा रहा है ना, 99.2 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm प्रेशर। तो इसका मतलब ये टोटल प्रेशर जो था वो तो P0 A प्लस P0 B के बराबर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे P टोटल की वैल्यू हमें दे दी है, कितने पे हो रहा है वो डिस्टिलेट, कितने पे करवाया जा रहा है उसको 1 atm प्रेशर पे, मतलब 1 atm का मतलब कितना होता है 760 mm ऑफ Hg होता है ना, 1 atm मतलब कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। तो टोटल प्रेशर हमारा कितना दे दिया 760, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जब दोनों सॉल्यूशन जाएंगे, अब यहाँ पे देख लो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे दिया है 99.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 739 mm ऑफ Hg, जबकि हो कराए कितने पे रहे 1 atm पे, तो ये 739 mm ऑफ Hg तो वाटर की वजह से, तो बाकी जो बचा हुआ प्रेशर होगा वो कौन से लिक्विड की वजह से होगा, क्योंकि वो दोनों का डायरेक्ट सम होता है। तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक है, मान लो ये ऑर्गेनिक लिक्विड, ऐसे लिख देता हूँ, देखो ऑर्गेनिक लिक्विड को मान लो हमने कह दिया A, और जो हमारा वाटर है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं B, ठीक है। ऑर्गेनिक लिक्विड को A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वाटर को B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनिक लिक्विड A के बारे में दिया है, तो ऑर्गेनिक लिक्विड A का मास दिया हमें, विल बी कंडेंस्ड टू ऑब्टेन 1 ग्राम ऑफ लिक्विड A, मतलब WA बराबर कितना लिख दो 1 ग्राम, ठीक है। ऑर्गेनिक लिक्विड A का निकालना है मास, तो उसको 1 ग्राम ले लिया, ठीक है। और देखो ऑर्गेनिक लिक्विड का और कुछ दिया है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A दिया है,
तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लो कितना, 123 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी हमें मिल गया। ठीक है, ये दो चीज़ें मिल गई। और हमें किसकी ज़रूरत है, WA मिल गया, MA मिल गया, P0A भी चाहिए। तो क्या P0A दिया है क्या, देखते हैं ज़रा, P0A हमें पता है क्या। तो P0A हमें क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है, हमें तो डिस्टिल्ड का दोनों का मिक्सचर का दिया है। ये मिक्सचर कितने पे हो रहा है, 1 ATM पे। तो दिस इज द टोटल प्रेशर 1 ATM मतलब 760। तो देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग, देखो P0A इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, P0A विल बी इक्वल टू PT माइनस P0B। P0A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT माइनस P0B। और किस प्रेशर पे हो रहा है, 760 mm ऑफ Hg। तो ये 760 माइनस P0B दिया है, देखो क्वेश्चन में हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर को मैंने B माना है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इस टेम्परेचर पे कितना दिया है, 739 mm ऑफ Hg, मतलब बेसिकली P0B दिया है। तो इसको 739 कर देंगे तो ये वैल्यू बताओ कितने आ जाएगा, P0A की वैल्यू 760 में से 739 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 21 mm ऑफ Hg हो जाएगा। तो उस ऑर्गेनिक लिक्विड का कितना हो गया, 21। अब वाटर के बारे में बात कर लो, तो वाटर का मास WB पूछा ही है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्टीम विल बी कंडेंस्ड, मतलब WB हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, तो हमें निकालना है WB, तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे और क्या पता है हमें, क्या वाटर का हमें मोलर मास मालूम ही होता है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। और P0B कितना होगा, तो वाटर का वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, P0B कितना, 739। तो बस देखो सारी चीज़ें हमें पता रहती हैं, बस आपको यही मैंने बताया ना, यही दो फॉर्मूले, इन्हीं दो फॉर्मूले से सारे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने हैं। और इन दो फॉर्मूलों में से टोटल वाला तो दोनों का डायरेक्ट सम हो जाता है ना, और P0A अपॉन P0B लगा के दूसरा निकाल सकते हैं। तो बस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या है अपने पास, P0A अपॉन P0B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, WA अपॉन WB इंटू MB अपॉन MA। बस इसमें अप्लाई कर देते हैं। P0A की जगह पे कितना, 21 अपॉन P0B की जगह पे कितना, 739 इज इक्वल टू WA की जगह पे कितना रखोगे, 1 ग्राम दिया है। WB की जगह पे हमें पता ही करना है कि वाटर के लिए कितना होगा, इंटू MB मतलब वाटर का 18, MA मतलब कितना, 123। तो क्या यहाँ से WB निकल जाएगा बेटा, तो WB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर WB को इधर भेज देते हैं हम लोग, WB को उठा के इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 739 ऊपर चला जाएगा, मतलब 739 इंटू 18 हो जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई ये WB इधर गया, 21 नीचे आ जाएगा, मतलब 123 इंटू 21। और जब इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आपका मैंने आंसर निकाला है, ये कितना आ रहा है, 5.15 ग्राम। तो आपका ये हो जाएगा वेट ऑफ ग्राम ऑफ स्टीम, कि कितने ग्राम स्टीम डिस्टिलेट करने के लिए निकलेगा। तो ये हो जाएगा 5.15 ग्राम। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से लगते हैं इसके प्रॉब्लम में, कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती, इस तरीके से आसानी से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसके। तो समझे ना, बस यही फॉर्मूले लगाना है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं, इसी में ले लेता हूँ, इसी पार्ट के अंदर। चलो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या अपने पास, क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हेन ए लिक्विड that is immiscible with water। देखो क्वेश्चन में बता दिया है एक ऐसा लिक्विड है जो इमिसिबल किसके साथ है, वाटर के साथ, इमिसिबल विथ वाटर वॉज डिस्टिल्ड। मैंने बताया ना वो इम्प्योरिटीज अलग करने के लिए तो डिस्टिलेशन कराएंगे, डिस्टिल्ड एट 95.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट ए टोटल प्रेशर ऑफ 748 टॉर। तो देखो ये टोटल प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर मतलब पी टोटल हमें दे दिया दोनों लिक्विड्स के, लिक्विड का जो वाटर के साथ इमिसिबल है उसका कितना दे दिया, 748 टॉर। बोल रहा द डिस्टिल्ड content 1.25 ग्राम of liquid per gram of water,
वाटर। देखो इस बार हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया, वाटर का 1 ग्राम अगर डिस्टिल्ड जो निकाल रहे हैं उसमें वाटर का 1 ग्राम होगा तो उसके अंदर 1.25 ग्राम किसका होगा, लिक्विड का। मतलब दोनों का वेट दे दिया हमें, ये वाटर का भी वेट दे दिया पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम वाटर का दे दिया और इसका लिक्विड का भी वेट दे दिया, दोनों का वेट दे दिया। आगे आगे में बोल रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 648 टॉर। वाटर का वेपर प्रेशर कितना दे दिया, 648 टॉर एट 95.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का भी दे दिया, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर भी दे दिया हमें, देखो ठीक है। तो हमसे बोल रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ लिक्विड, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का मोलर मास क्या होगा। सब सवाल एक ही तरीके के आएंगे, बस ये रिलेशन ध्यान रखना, इन 2 फॉर्मूले से होने वाले हैं, इसको या तो यूज करना पड़ेगा या इसको। टोटल प्रेशर वाले से तो हमेशा पी नॉट ए पी नॉट बी दोनों अगर अलग अलग दिया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है हमको टोटल दे दे, किसी एक का दे दे तो दूसरे का निकाल सकते हैं इसको यूज करके। और बाकी इसी फॉर्मूले में कभी वेट ऑफ सोल्यूट बोल रहा हूँ, कभी पहले लिक्विड का वेट अननोन कर सकता है, कभी दूसरे का कर सकता है, कभी पहले का मोलर मास अननोन, कभी दूसरे का, इस तरीके से बस करवाएगा जैसे इस क्वेश्चन में हम। और ऑप्शंस भी चलो इसमें दिया था, ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं। 7.975 ग्राम पर मोल, ऑप्शन बी दिया था हमें 166 ग्राम पर मोल, ऑप्शन सी दिया था हमें 145.8 ग्राम पर मोल, और ऑप्शन डी दिया था हमें नन ऑफ दीज। इमिसेबल लिक्विड्स के न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आए हैं अभी तक, है ना, आते नहीं है जनरली, मैंने बता ही दिया। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था सब खत्म हो गया है, इसके एग्जाम में इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, फिर भी हमें कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। लिक्विड दैट इज इमिसेबल विथ वाटर वाज डिस्टिल्ड एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर दे दिया, एट ए टोटल प्रेशर ऑफ 748 टॉर। इसका मतलब ये पी टोटल की वैल्यू मिल गई हमें, यही लिख देता हूँ चलो, ये हमें पीटी की वैल्यू मिल गई। टोटल प्रेशर कितना, 748 टॉर। अब बोल रहा है द डिस्टिल्ड कंटेन 1.25 ग्राम ऑफ लिक्विड पर ग्राम ऑफ वाटर, पर ग्राम ऑफ वाटर, ये वाटर का मास हो गया 1 ग्राम में, और 1.25 ग्राम ऑफ किसका, लिक्विड। तो फिर से मैं वही कर रहा हूँ, मान लो मैंने जो लिक्विड है उसको ए कह दिया, लिक्विड को हमेशा ऐसा नोटेशन दे दिया करो, लिक्विड को ए दे दिया और वाटर को मान लो नोटेशन हमने बी दे दिया। तो ये 1.25 ग्राम ऑफ लिक्विड मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, डब्ल्यू ए हो जाएगा, ठीक है। और पर ग्राम ऑफ वाटर मतलब डब्ल्यू बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, पर ग्राम ऑफ वाटर मतलब। आगे बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, देखो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, इसी टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कराया जा रहा है ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो वाटर के लिए मैंने बी सिंबल दिया है, दिस इज द पी नॉट बी। पी नॉट बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 648। तो हमसे पूछा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ लिक्विड, तो बस जैसे मैंने किया था ना पिछला प्रॉब्लम, सेम वैसे ही कर लो। लिक्विड ए के लिए पहले लिखो क्या, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए कितना होगा लिक्विड ए का, लिक्विड ए का डब्ल्यू ए हमें दिया है, डिस्टिल कंटेन 1.25 ग्राम ऑफ लिक्विड, तो इसकी जगह पे 1.25 लिख दो। मोलर मास ऑफ ए लिखो, तो मोलर मास ऑफ लिक्विड हमसे पूछा है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। आगे देखो और क्या दिया है, और क्या हमें जरूरत पड़ती है, पी नॉट ए, फॉर्मूला तो यही अपने पास, फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए। तो बस ये सारी चीजें हमें चाहिए इसके अंदर। पी नॉट ए के बारे में बात करें तो पी नॉट ए कितना है, तो पी नॉट ए कहीं भी डायरेक्ट हमें गिवन नहीं है, हमें पी नॉट बी गिवन है और पी टी गिवन है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, ये पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। हमेशा देखना एक प्रेशर नहीं देता है, टोटल जरूर देता है ना। तो यहां से पी नॉट ए निकाल लो पहले, पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या कर दोगे, पी टी माइनस पी नॉट बी। पी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टोटल प्रेशर दिया है था क्या 748 टॉर, माइनस पी नॉट बी दिया है क्या 648 टॉर, तो ये कितना हो जाएगा 100 टॉर हो जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट ए की वैल्यू जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर कितना ले लेंगे 100 टॉर, ठीक है ना। चलो अब ये हो गया 3 इसके बारे में। वाटर की बात करो तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितने लेंगे वाटर के लिए, तो 1.25 ग्राम पर ग्राम ऑफ वाटर में है, तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी 1।
एमबी की वैल्यू कितनी लोगे, एमबी तो मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है ये कितना होता है 18, और पी नॉट बी वाटर का पी नॉट हमें दिया ये कितना 648, पता है ना। इसी फॉर्मूले में बस एक चीज को ये नोन करेगा, लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी देखो यही फॉर्मूला लगाया था हमने, उस बार हमसे डब्ल्यू बी अननोन कर दिया था, फॉर्मूला में बस डाल लो, खत्म हो गया प्रॉब्लम। लिखिए वैल्यूज क्या क्या लिखोगे बोलो, पी नॉट ए की जगह पे कितना रखोगे, पी नॉट ए की वैल्यू पता है हमें कितना 100 डिवाइडेड बाई पी नॉट बी की वैल्यू 648 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी 1.25 अपॉन डब्ल्यू बी की वैल्यू 1 इंटू मोलर मास ऑफ बी कितना 18 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए क्या है अननोन है, ये निकालना है हमें, है ना। और भी प्रॉब्लम्स हैं बुकलेट में, है ना, सब इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से लगाने हैं इमिसिबल लिक्विड्स के। तो दो तो मैंने करवा दिए, बाकी प्रॉब्लम है बुकलेट्स में, आप ट्राई कर सकते हो और प्रैक्टिस लेना हो इस पे। तो मोलर मास ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस में भेजोगे तो 648 ऊपर जाएगा इंटू पहले से ही 1.25 है इंटू 18, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड बाई किससे हो जाएगी 100, ठीक है। तो इससे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 18 को 1.25 करो तो 18, और उसका 0.25 करोगे तो कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा ना। तो 18 और 22.45, और ये तो बस ये आप डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई खुद कर लेना 1.25 इंटू 18, और ये जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो रहा है 22.5 हो जाएगा ना, 18 का 18 और 18 का 0.25 मतलब 1/4, तो 18 का 1/4 कितना होता है 4.5 ना, तो ये 22.5, और जब जैसे 6.48 और 22.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट में देखो 22 का 6 गुना लेना है ना 120, 20 का 6 गुना 120 मतलब, और डबल 12 और 6 12 जा रहा है, तो इसका मतलब 166 तो नहीं, ये जरूर आ जाएगा आपका। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना तो ये निकल के आता है 145.8 ग्राम निकल के आएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा था हमसे कि व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ लिक्विड, तो मोलर मास ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा 145.8 ग्राम, तो आंसर हो जाएगा। और प्रॉब्लम्स है बुकलेट में, है ना, इमिसिबल के, उनको ट्राई कर सकते हो, करना हो तो सब इसी फॉर्मूले से होना है, केवल एक फॉर्मूला है ये वाला, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए, सब इमिसिबल वाले इसी फॉर्मूले से होते हैं। और एक टोटल के लिए तो डायरेक्ट बताया मैंने, दोनों के सम के बराबर, क्योंकि वो मिक्स हुआ ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो हमने ये देख लिया दोनों किस तरीके से इमिसिबल लिक्विड का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे उसके ऊपर न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चीज, एक और चीज मुझे पढ़ानी है आपको, है ना, ओस्टवाल वॉकर मेथड से कैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को निकालते हैं। तो मैं उसे सोच रहा हूँ शुरू करूँ कि ना करूँ, तो जस्ट चलो थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस तो कर ही देता हूँ आज के लेक्चर में, और कल हम लोग उससे और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। मैं उसे ले लेता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट तो अगले लेक्चर में मैं उसे, ये चैप्टर अगले लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ उसे। चलो तो एक और चीज़ देख लेते हैं, आज स्टार्ट कर देता हूँ मैं उसे, और एक लेक्चर और लगेगा, चैप्टर खत्म है अपना, ठीक है ना। बस ये कभी पूछा नहीं है जेई के एग्जाम में, नीट में कभी आया नहीं है प्रॉब्लम, पर बुकलेट में जरूर आपको प्रॉब्लम मिलेगा, तो इस वजह से टॉपिक भी मैं कवर कर रहा हूँ आपको। डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP, डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP बाई ओस्टवाल्ड, प्लान में देखना, ये लास्ट में मैंने डाला था, है ना, ओस्टवाल लास्ट लेक्चर इसी का डाला था, लेकिन एक लेक्चर और थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा मैं थोड़ा सा। डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP बाई ओस्टवाल वॉकर मेथड, ठीक है। तो इसमें कुछ थियरी नहीं है बेटा, बस न्यूमेरिकली हमें समझना है कि ओस्टवाल वॉकर मेथड क्या होता है और किस तरीके से इसमें हमें डिटरमाइन करना होता है RLVP को। तो डिटर्मिनेशन ऑफ RLVP बाई ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड क्या होता है, इसमें ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड में करते क्या है, किस तरीके से करना है हमें, तो देखो सिंपल सा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो एक लाइन में इसके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। देखिए कोई कंटेनर ले लिया, इस वेसल के अंदर सपोज करो कि हमारा सॉल्यूशन रखा है कोई। सबसे पहली बात तो RLVP के लिए मैंने बताया था ना आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमेशा किसके लिए हमने पढ़ा था, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉलिड इन
लिक्विड सॉल्यूशन। RLBP किसमें पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में लोअरिंग कब होती है? जब उसके अंदर कोई सॉलिड सोल्यूट डाल दिया जाता है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस का जो होता है वो वेपर प्रेशर बनने वाला नहीं है। और ये सॉलिड जो होता है हमारा कैसा रहता है? नॉन वोलेटाइल ना। तो सॉलिड तो मैंने जनरली बताया हर सॉलिड को हमें नॉन वोलेटाइल ही लेना है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो कोई सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? PA से बता रहा था। मान लो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? इसके अंदर सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, दोनों चीजें ना। और सोल्यूट कैसा होता है हमारे लिए? नॉन वोलेटाइल है, बताया ना मैंने। सॉलिड इन लिक्विड में ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है। और सॉल्वेंट को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता था उसको PA, और अगर ये प्योर फॉर्म में केवल सॉल्वेंट होता तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते थे? P0A से। तो यहाँ पे अभी कुछ वेपर प्रेशर में कमी होगी तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? PA से। तो होता क्या है देखो, वॉस्टॉल वॉकर मेकर्स क्या कहता है? हमें मास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना वेट लॉस इस सॉल्यूशन का हो रहा है, उसकी हेल्प से हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो करना कुछ नहीं, देखो इसके अंदर क्या करेगा, अब देखोगे किताबों में इस तरीके से डायग्राम बना हुआ दिखाई देगा आपको वॉस्टॉल वॉकर मेथड में। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इस सॉल्यूशन के अंदर ड्राई एयर को पास कराते हैं। यहाँ से किसे पास करा दिया जाएगा? ड्राई एयर को। ये जैसे ये ड्राई एयर यहाँ से पास होगा, ड्राई एयर आएगा, यहाँ पे जो भी वेपर रहेंगे इन वेपर को ये क्या करेगा? ड्राई एयर का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन के ऊपर ड्राई एयर को पास करा दोगे तो ड्राई एयर क्या करता है? उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उस पूरे मॉइस्चर को क्या कर लेता है? खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। बताया था मैंने, ड्राई एयर को पास कराने से वो क्या करेगा? पूरे ये जो मॉइस्चर है इन मॉइस्चर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। तो ड्राई एयर जैसे यहाँ से पास हुआ तो आते समय तो कैसा एयर था? ड्राई एयर है। आते समय कैसा है? ड्राई एयर। और जब यहाँ से निकलेगा तो निकलते समय वो कैसा एयर हो जाएगा? मॉइस्ट एयर, क्योंकि वो कुछ यहाँ से क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ से निकलते समय वो, जाते समय तो ड्राई एयर था, निकलते समय कैसा हो जाएगा? मॉइस्ट एयर। मतलब उसने क्या किया? यहाँ से मॉइस्चर जितने थे वेपर को उसने क्या कर लिया? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब यहाँ से एब्जॉर्ब करके निकलेगा, सपोज करो जब ड्राई एयर यहाँ से पास कराया तो उसका प्रेशर जो था वो प्रेशर ऑफ एयर था। उसका प्रेशर कितना था ड्राई एयर का? P एयर। और जैसे यहाँ से पास होगा तो यहाँ से पास होने के बाद जो उसका प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? एयर का तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या इसने इस वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया। इस वेपर को एब्जॉर्ब कर लिया तो कितना एब्जॉर्ब करेगा? कितना प्रेशर वो ले लेगा? जो भी इसका वेपर प्रेशर रहेगा उतना ले लेगा। मतलब यहाँ से निकलते समय वो क्या हो जाएगा? एयर का तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही में क्या हो जाएगा? PA। मतलब जो भी यहाँ पे मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो इसमें क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? अगर सपोज करो यहाँ पे वेट उसका मान लो 10 ग्राम हमने इसके अंदर छोड़ा, 10 ग्राम को छोड़ा था तो 10 ग्राम अंदर आया और जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या वो 10 ग्राम उसका मास रहेगा? नहीं, अब वो मॉइस्ट एयर हो चुका है, कुछ वेपर को क्या कर चुका है? एब्जॉर्ब कर चुका है। तो उसका मास भी थोड़ा सा क्या होगा? बढ़ जाएगा। उसका मास क्या हो जाएगा? ये थोड़ा मॉइस्ट एयर हो गया ना, तो इसका वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वेट किसकी वजह से बढ़ेगा? इसी वेपर की वजह से। ये क्या है? एब्जॉर्ब्ड वेपर है। ये क्या है? एब्जॉर्ब्ड वेपर। जो वेपर एब्जॉर्ब कर लिया उसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया और ये एब्जॉर्ब्ड वेपर की वजह से मॉइस्ट एयर बन गया। और मॉइस्ट एयर बनने का मतलब ही क्या हो गया? यहाँ पे वेट ऑफ एयर क्या हो जाएगा हमारा? वेट ऑफ एयर क्या हो गया? बढ़ गया। समझना कॉन्सेप्ट को क्या होता है। पहले ड्राई एयर को भेजा, मान लो 10 ग्राम था और जैसे ही बाहर निकलेगा वेपर को एब्जॉर्ब करेगा तो मॉइस्ट एयर कहलाएगा। और वेपर को अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका वेट खुद का क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ जाएगा। जैसे 10 ग्राम छोड़ा तो हो सकता है निकलते समय कितना हो जाए? उसका मास 20 ग्राम हो जाए। तो अगर 10 ग्राम छोड़ा था और 20 ग्राम हो गया निकलते समय, तो वो 10 ग्राम कहां से आया? वो 10 ग्राम किसकी वजह से आया? इसी वेपर की वजह से आया। इसी वेपर की वजह से आया ना 10 ग्राम। तो इसका मतलब अगर इसका 10 ग्राम उसने लेकर चले गए तो अब इस सॉल्यूशन की मास की बात करो तो इस सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का खुद का क्या हो गया? वेट लॉस हो गया। और जो हमारा मॉइस्ट एयर जो यहाँ से एयर निकला उसका खुद का क्या हो गया? वेट गेन हो गया। मॉइस्ट एयर होने का मतलब क्या हो गया? वेट गेन। ठीक है, तो देखो मॉइस्ट एयर यहाँ से वेपर लिया तो इसका खुद का वेट गेन हो गया और सॉल्यूशन का वेट क्या हो गया? थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। तो
जो भी ये वेट गेन, जितना भी ये वेट गेन करेगा, वो जितना ज्यादा वेपर को एब्जॉर्ब करेगा, यहां से जितना वेपर को 10 ग्राम छोड़ा और निकलते समय 20 ग्राम हो गया, इसका मतलब 10 ग्राम वेपर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो जो भी वेपर एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका वेट ऑफ एयर क्यों बढ़ा है? क्योंकि वेपर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना ज्यादा यहाँ पे वेपर होगा उतना ज्यादा वेट गेन होगा, और इस सॉल्यूशन का उतना ही ज्यादा वेट लॉस होगा। मतलब ये सॉल्यूशन जितना ज्यादा वेपर बना सकता है उतना ज्यादा वेपर ये लेके चला जाएगा ड्राई एयर, और उसका वेट गेन क्या होगा? उतना ही ज्यादा। तो जितना ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा वेपर बनेगा यहाँ पे, ये वेपर प्रेशर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वेपर होंगे, उतना ज्यादा इसका क्या होगा? वेट गेन होगा। अब हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया होता है वो इन्फॉर्मेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू यही देता है, या तो वेट गेन के रिस्पेक्ट में दे देगा कि ड्राई एयर का इतना वेट गेन हो गया, या तो हमें बोल देगा सॉल्यूशन का कितना वेट लॉस हो गया। तो सपोज करो सॉल्यूशन का वेट लॉस मैंने दे दिया आपको x ग्राम हो गया। सॉल्यूशन का वेट लॉस कितना हो गया? x ग्राम हो गया। तो ये जो x ग्राम होगा ये किसको करेस्पॉन्ड करेगा? ये किसके करेस्पॉन्डिंग होगा? ये लॉस हुआ ही किसकी वजह से? ये लॉस हुआ है इसी वेपर के एब्जॉर्प्शन की वजह से। ये वेपर एब्जॉर्ब हुआ तो ये वेट का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये जितना लॉस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितना इस पीए की वैल्यू जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा सॉल्यूशन का वेट लॉस होगा, क्योंकि उतना ज्यादा ही ड्राई एयर क्या करेगा? लेकर चला जाएगा वहां से वेपर को। तो इसका मतलब जितना ज्यादा सॉल्यूशन का वेट लॉस उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। जितना वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ज्यादा ड्राई एयर उसके मॉइस्ट एयर में कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो x ग्राम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीए। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? पीए के, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इस सॉल्यूशन का क्या होने वाला है? वेट लॉस। तो बस यही मीनिंग है इसमें समझने का, बाकी कुछ करना नहीं है। इसके अलग अलग मैं रूप अभी बताऊंगा, अलग अलग फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट बस इतना सही है कि जहां से भी ड्राई एयर को पास कराओगे वहां के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ से कुछ सॉल्यूशन का क्या होगा? वेट लॉस होगा। और जो सॉल्यूशन का वेट लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है? कितना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर है, क्योंकि जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेट लॉस उसका होगा, क्योंकि ड्राई एयर उतने से उतना ज्यादा मॉइस्ट में कन्वर्ट होगा। तो पी ए जो x है ये पी ए के क्या हो जाएगा? पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। हमें क्वेश्चन में दे देगा ये 50 ग्राम वेट को लूज किया है, तो इसका मतलब जो 50 ग्राम का वेट लॉस हुआ है ना, ये 50 ग्राम वेट लॉस किसकी वजह से हुआ है? जितना ज्यादा वेपर बना होगा। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? x के। तो कॉन्सेप्ट बस यही है बेटा, है ना। अब इसको अलग अलग मैं कंटेनर वाइज करवाऊंगा। जैसे सॉल्यूशन है, फिर सॉल्वेंट आ गया, सॉल्यूशन के बगल में सॉल्वेंट से अगर पास करा दिया, फिर सॉल्यूशन से पास करा दिया, तो केसेज हजार है इसके। कॉन्सेप्ट बस इतना सही है, आप देखो किससे पास हो रहा है। जिससे पास होगा उसका वेपर उठाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा, और जो भी वेट लॉस होगा सॉल्यूशन का, है ना, गेन भी होता है, वेट गेन भी होगा। कब होगा वो बाद में, वो कल मैं बताऊंगा। वेट गेन भी हो सकता है ना, किसी दूसरे कंटेनर में जाने के बाद वो वेट गेन भी करा सकता है। तो जिस प्रेशर से पास हुआ उसने यहाँ से कुछ वेपर उठाया, वेपर उठाएगा, जितना ज्यादा वेपर उठाएगा उतना ज्यादा उसका वेट गेन होगा, तो सॉल्यूशन का वेट लॉस उतना ही ज्यादा। और ये वेट लॉस करेस्पॉन्ड किसको करता है? उसके वेपर प्रेशर को करता है। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एक्स के हमारा। तो बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो इतना, और इसके आगे हम लोग कल यहीं से प्रोसीड करेंगे कि बस इतना ध्यान रखो, जो भी वेट लॉस या वेट गेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है? उसके वेपर प्रेशर के आएगा। तो कल मैं ये सॉल्यूशन बताया, कल मैं सॉल्यूशन के बाद सॉल्वेंट से भी पास कराऊंगा। अच्छा, एक चीज जरूर मैं पूछूंगा, ये वेट लॉस अगर मान लो यहाँ सॉल्वेंट ले लेते तो ये वेट लॉस ज्यादा होता कि कम होता? तो सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है ना, पी नॉट ए वो प्योर होता है। तो अगर सॉल्वेंट यहाँ पे रखोगे ना तो उसका पी नॉट ए ज्यादा होता है, तो उसका वेट लॉस भी उतना ही ज्यादा होता है। तो एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट अगर होता तो सॉल्यूशन से कम वेट लॉस होगा, लेकिन सॉल्वेंट से वेट लॉस क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि उसके पीए की वैल्यू भी क्या होती है? ज्यादा। तो कल हम लोग यहीं से प्रोसीड करेंगे। आज का लेक्चर में यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।